हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इको विद शुभम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम चल ही रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम जो होंगे इस बार ऑब्जेक्टिव होंगे, और जो आपका माइनर का पेपर है बेसिक इकोनॉमिक्स। तो बेसिक इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि भाई बेसिक है किसका? इकोनॉमिक्स का। अब देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर जो आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब वो सिलेबस में मेंशन नहीं किए गए, पर लेकिन बेसिक है किसके लिए? इकोनॉमिक्स के लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस भी यहाँ पर आ सकते हैं। मैंने आप सबको क्लास में भी बताया था कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना, मतलब कि इन जो आपका पेपर है इसमें अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कहीं से भी आ सकते हैं। अगर वो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो आप उस पर पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि ये तो सिलेबस में नहीं था, ठीक है। क्योंकि बेसिक है तो बेसिक में कुछ भी चीज़ पूछी जा सकती है। अब जितना सिलेबस मैंने करा चुका है, मैं आपको कॉलेज में सारा सिलेबस करा चुका हूँ स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है। जितना मैं करा चुका हूँ उसमें से तो अच्छे से पढ़ ही लेना। साथ साथ मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। वैसे तो मैं सोच रहा था कि लाइव क्लास लूँ, पर लेकिन मेरी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं चल रही बहुत टाइम से, तो मैं क्लास नहीं ले पाया लाइव। तो मैं अब रिकॉर्डेड क्लास डाल रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं तो उनके पास टाइम नहीं होगा इतना, तो वो जब चाहें जब देख सकते हैं इसको। ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं डालूंगा, छोटी छोटी वीडियो डालूंगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही ला रहा हूँ अलग तरह से। हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको आज। जो क्वेश्चंस कैसे हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं। इनमें से आधी चीज़ें मैं पढ़ा भी चुका हूँ और आधी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं अब पढ़ाने वाला हूँ या मैं आगे डाल दूंगा उसकी वीडियो। देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज़ कंसिडर एज ए। अब ये क्वेश्चन आप सबको पता है, यूनिट नंबर 2 से आया हुआ है। यूनिट नंबर 2 आपने अच्छे से पढ़ ली होगी, ठीक है। तो क्या होगा? इंडिया एज ए क्या? कंसिडर एज ए। इंडिया कैसे कंसिडर किया जाता है? आपको पता है इंडिया कैसी कंट्री है? डेवलपिंग कंट्री है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी। सी मतलब डेवलपिंग इकोनॉमी। ये डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड पूछ लेते हैं। मैंने जब पढ़ाया था आपको तो उसमें मैंने क्या क्या पढ़ाया था? आपको 3 तरह की इकोनॉमी पढ़ाई थी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, ठीक है। इंडिया मिक्स इकोनॉमी में आता है। इंडिया किस में आता है? मिक्स इकोनॉमी में आता है। और इंडिया कैसी इकोनॉमी है? डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। डेवलप्ड नहीं है। डेवलप्ड कौन हो गए? यूएसए वगैरह हो गए, ये चीज़ें आ गई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देख लेते हैं। इंडियन मनी मार्केट इज़ कंसिडर एज ए। भारतीय मुद्रा बाजार को माना जाता है। अब देखो सिंपल सी बात बताइए। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, डेवलप्ड मनी मार्केट। क्या हम डेवलप्ड हो गए हैं? नहीं हुए अभी, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं है। क्या हम एडवांस रहेंगे? नहीं रहेंगे। नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट को किस में आएंगे? हम किस में आएंगे? अंडर डेवलप्ड में आएंगे। किस में आएंगे? अंडर डेवलप्ड मनी मार्केट के अंदर आएंगे हम। उसके बाद देख लेते हैं, फिस्कल पॉलिसी इज़ द पॉलिसी ऑफ। जो राजकोषीय नीति होती है, क्या होती है? राजकोषीय नीति। तो राजकोषीय नीति किसकी होती है? गवर्नमेंट की होती है। किसकी होती है? गवर्नमेंट की। अगर राजकोषीय नीति आपने पढ़ी है, मैंने पढ़ाई भी थी, तो राजकोषीय नीति क्या थी? गवर्नमेंट के अंदर थी, ठीक है। ये आप जितने भी मैंने वीडियोस डाली हुई है यूट्यूब पर, सारी वीडियोस देख लेना। टॉपिक वाइज है, सब टॉपिक में काफ़ी कुछ मैंने क्लियर किया हुआ है, बेसिक से लेके एडवांस तक उसमें पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप सारी वीडियोस देख लोगे तो उससे आपको बहुत सी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। मैं बताता भी रहूँगा कौन सी वीडियो कौन सा है। जैसे फिजिकल पॉलिसी है, ये आपकी लास्ट यूनिट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। मनी मार्केट और कंसिडर, ये आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और आपका जैसे थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, द एपेक्स बॉडी ऑफ द इंडियन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। क्या पूछा है? भारतीय संगठित मुद्रा बाजार की सर्वोच्च संस्था। अब देखो कहाँ से आप क्या करते हो, जो आपके पैसे हैं वो कहाँ से ऑर्गेनाइज होते हैं, उसका कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है? आरबीआई करता है। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जिसमें आपने नेशनल इनकम वगैरह पढ़ी थी। मैंने इसमें एक वीडियो डाली हुई है मनी मार्केट करके, मेरी वीडियो जली हुई है मनी मार्केट, जिसके अंदर आपकी मार्केट्स बताई गई है सारी। तो उसके अंदर आपको आरबीआई मिल जाएगा, सेंट्रल बैंक वाला सारा पोर्शन मिल जाएगा कि मनी मार्केट कितने की मार्केट कितने पार्ट में डिवाइड कर गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, वो सारा कुछ मिल जाएगा उसके अंदर, आपको ये सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज आल्सो नोन एज। क्या पूछा है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को किसी और नाम से जाना जाएगा। देखिए
कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन बताया था? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मैंने बताया था कि वो मार्केट जिसमें किसका कंट्रोल रहेगा, बिजनेसमैन का कंट्रोल रहेगा। अब देखो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स तो नहीं होती, मिक्स में तो दोनों आता है, कैपिटल और सोशल दोनों आता है, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद देख लेते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी के पहले सोशलिस्ट, ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा हमारा? मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी किससे कौन करता है? बिजनेस वाले। बिजनेसमैन ही तो मार्केट पर राज करेंगे, तो ये हो जाएगा मार्केट इकोनॉमी। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन इज नोन एज। आप सबको पता है कि क्या करेंगे? नेशनल इनकम। क्या करेंगे? नेशनल इनकम, मतलब कि नेशनल इनकम अगर डिवाइड कर दें किससे? टोटल पॉपुलेशन से। टोटल पॉपुलेशन से तो क्या बनेगा? ये पर कैपिटा इनकम बनेगा। क्या बनेगा? पर कैपिटा इनकम। तो इसका हो जाएगा डी। ये फॉर्मूला है, ये मैंने आपको क्लास में बताया भी था कि पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला होता है टोटल, जितना हमने टोटल इनकम की है अपॉन टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू पर कैपिटल इनकम। ठीक है। उसके बाद देखते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द इंडिया इन द ईयर। अब क्या पूछा है? कि पूछा है भारत द्वारा भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई। आप सबको पता है कब अपनाई गई थी? 1991 में अपनाई गई थी। क्लास में इतनी सारी इसकी कहानियाँ सुनाई गई थी आपको। ठीक है। क्या होती थी? LPG। किसकी है? LPG की। ठीक है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये कौन सी थी? हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी। क्या थी? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आगे बात कर लेते हैं। क्रेडिट क्रिएशन इज द मेजर फंक्शन ऑफ। क्या पूछा है? साख सर्जन का प्रमुख कार्य क्या है? साख सर्जन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वही वीडियो जिसमें आपको मनी मार्केट वगैरह सब कुछ पढ़ाया हुआ है, उस वीडियो में जाकर देखना, सारा कुछ मिल जाएगा क्या 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 कैसे है। तो साख जो होता है, साख मतलब होता है आपका ऋण देना, मतलब कि लोन वगैरह लेना। तो लोन वगैरह का जो चीज़ें संभालती है वो कौन संभालते हैं? आपके वाणिज्य बैंक संभालते हैं, कमर्शियल बैंक संभालते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए द मेजर कंट्रीब्यूटर टू इंडियन GDP। तो क्या सबसे ज़्यादा क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है किस में? GDP में। किस में? GDP में कौन सबसे ज़्यादा? एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर और ऑल ऑफ द अबव। अब देखो ज़्यादा बच्चे सोचेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर पर, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, इसमें है सर्विस सेक्टर। और कितना परसेंट है? 53.89%। मतलब कि हमारा GDP का 53.89% सर्विस सेक्टर से आता है। ठीक है। हो गए ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब बताइए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इतना आसान क्वेश्चन है तो कोई भी बता देगा। क्या है? RBI। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, कमेंट करके बताइए मुख्यालय कहाँ पर है। मुख्यालय है इसका मुंबई। कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है। मुंबई में इसका क्या है? मुख्यालय है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द सेंट्रल बैंक ऑफ अमेरिका। अब अमेरिका का पूछा है। ठीक है। तो अमेरिका का कौन है? फेडरल रिजर्व। क्या है? फेडरल रिजर्व। ये है 12th फेडरल रिजर्व के नाम से जाना जाता है और ये चार्लेट में है। कहाँ पर है? चार्लेट में। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चार्लेट में है। उसके बाद देख लेते हैं मोरल सिचुएशन इन द फंक्शन ऑफ। क्या पूछा है? नैतिक प्रोत्साहन का कार्य है। नैतिक प्रोत्साहन का कार्य क्या है? अब इसमें से कौन सा जो बैंक है वो नैतिक प्रोत्साहन का कार्य करता है? बताइए कौन सा होगा नैतिक प्रोत्साहन? अब सेबी, SBI है, तो SBI नैतिक प्रोत्साहन का कार्य करेगी, RBI करेगी, कमर्शियल बैंक करेगी या फॉरेन बैंक करेगी? तो कौन करेगा? बिल्कुल बात रहेगी कि RBI करेगी। नैतिक प्रोत्साहन से मतलब है कि जो हमारे जीवन के जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब कि हम मनी का जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मनी को ले रहे हैं, दे रहे हैं, वो सारा कुछ कौन संभालता है वो पूछा गया है। अगर हम RBI पढ़ते हैं, जो मैंने RBI क्लास में पढ़ाया हुआ है, ऑनलाइन भी उसमें वीडियो डाली हुई है, उसके अगर फंक्शंस में देखें ना तो फंक्शन में एक आता है नैतिक प्रोत्साहन। तो नैतिक प्रोत्साहन कौन कर रहा है? RBI कर रहा है। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय।
अब जो पब्लिक गुड्स है, जो मतलब कि सार्वजनिक वस्तु है, सार्वजनिक वस्तु किसके लिए होती है, मैंने पढ़ाई हुई है क्लास में कि सार्वजनिक वस्तु होती है सभी के लिए, मतलब कि उसका सभी पर समान अधिकार है। ऐसा नहीं है कि कोई उसे ये कहे कि नहीं जी आप इसे यूज़ नहीं कर सकते, समान अधिकार है सबका। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा गैर बहिष्कार, मतलब कि कोई भी उसका बहिष्कार नहीं कर सकता। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट ईयर प्लान। फर्स्ट ईयर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका मेजर ऑब्जेक्टिव क्या था, सिंपल सा था, अगर आपने पढ़ाया तो एग्रीकल्चर। अब देखो ये क्वेश्चन फर्स्ट मतलब ये जो 5 ईयर प्लान है वो आपके सिलेबस में नहीं है, पर लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इकोनॉमिक्स का, तो इसलिए ऐसी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं, बेसिक चीज़ें। उसके बाद देख लेते हैं द मनी वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब देखिए सिंपल सा है, फाइनल गुड्स एंड सर्विस मैंने इतनी बार आपको नेशनल इनकम पढ़ाई थी, मतलब कि 5th यूनिट जो थी नेशनल इनकम वाली, जो मैंने सर्कुलर मोशन उसमें सर्कुलर फ्लो पढ़ाया था, और मैंने क्या क्या पढ़ाया था उसमें मेथड्स थे वो पढ़ाए थे उसमें। उसके बाद आपकी वो भी थे, क्या कहते हैं, एक और टॉपिक था वो भी पढ़ाया था। तो वो सारे टॉपिक जो आपके 5th यूनिट है मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, उससे सीधे सीधे बनते हैं। तो क्या है, जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या पता है हमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, सकल, कुछ इस तरह करके कहते हैं हिंदी में, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्या चीज़ है। तो ये तो आपका सिंपल क्वेश्चन था। गुड्स एंड सर्विस, फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती है किसी भी एक इंडिविजुअल टाइम, मतलब कि जैसे कि आपका फिक्स टाइम हो गया, 1 ईयर का टाइम हो गया, वो चीज़। नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन की क्या पूछा है, नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन क्या है कि नेशनल इनकम कौन सी होती है, कि राष्ट्रीय आय किसकी होती है। अब देखिए जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, एनडीपी, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ लेना है। मैं इसे दिखा भी देता हूँ, देखिए क्या क्या था इसमें, ये सारा कुछ था, ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होता। जीडीपी, अब देखो जीडीपी फुल क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे था, और एक था आपका मार्केट कॉस्ट पे। एक होता है जीएनपी, क्या है, जीएनपी, जीएनपी की होती है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ऑफ मार्केट उस पर। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी की फुल फॉर्म। उसके बाद है एनडीपी, क्या है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एक और आता है लास्ट में एनएनपी। एनएनपी क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो आपको याद होगा, अगर क्लास में मैंने, जब आपको थोड़ा बहुत याद है, तो मैंने क्या पढ़ाया था, इसमें पूछा नेशनल इनकम ऑफ ए नेशन। जो नेशनल इनकम होती है वो क्या होती है, क्या होती है कि नेशनल इनकम पूछी है। तो मैंने आपको बताया था जो एनएनपी होती है, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर, क्या, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पर जो होती है वही हमारी क्या होती है, नेशनल इनकम होती है। ये मैंने लिखवाया भी था, एनएनपी इज फैक्टर कॉस्ट इज नेशनल इनकम। और डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पर। अब देखिए ऑब्जेक्टिव समझिए, अब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो ही हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में नेशनल इनकम पूछ लिया, अब देखो जीडीपी दे दिया, एनएनपी दे दिया, जीएनपी दे दिया, एनडीपी दे दिया। बच्चे सोचेंगे जल्दी जल्दी में कि जी एनएनपी बताया सर ने तो एकदम हो गया, पर लेकिन आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी, एनएनपी फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पर अलग अलग होता है, फैक्टर प्राइस और मार्केट प्राइस पर लेकिन वहाँ पर क्या है, फैक्टर प्राइस पर है, फैक्टर कॉस्ट पर है। अब फैक्टर कॉस्ट पर है तो इसमें क्या आएगा, अब देखो इसमें एनएनपी नहीं आएगा, तो क्या आएगा, जीएनपी आएगा। क्या आएगा, जीएनपी। अब अगर याद हो किसी बच्चे को, तो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे। कितने पॉइंट लिखवाए थे, 4 पॉइंट लिखवाए थे। उसमें एक था कि आईएमएफ के, किसके अकॉर्डिंग, आईएमएफ की फुल फॉर्म सभी कमेंट में लिख के बताओगे आईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। आईएमएफ के थ्रू क्या कहा गया है कि जीएनपी इज ए नेशनल इनकम। और अगर हम बात करते हैं आल्सो, मैंने 4 जो पॉइंट लिखवाए थे उसमें 4th पॉइंट था आल्सो एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी ऑफ फैक्टर कॉस्ट इज द आल्सो नोन एज नेशनल इनकम। तो एनएनपी पर किस पर, फैक्टर कॉस्ट पर। और इंडियन वो मैं इसकी फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा अभी, आईएमएफ इसकी फुल फॉर्म आप लिखोगे कि क्या है इसकी फुल फॉर्म कमेंट पे। उसके बाद देख लेते हैं
नेशनल इनकम एस्टिमेट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखो ये मैंने मेथड्स पढ़ाए थे, ये शायद वीडियो नहीं होगी लेकिन मैंने कॉलेज में पढ़ाया था। अब जो मेथड्स थे वो बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना, अगर मुझे कहोगे तो मैं एक वीडियो बना कर डाल दूंगा सभी मेथड्स की। तो उसमें क्या था, पॉइंट ऑफ व्यू वाला, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसका होता है, सिंपल सा है, इंडिया वो इनकम मेथड का होता है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस होती है वो किसकी होती है, एक्सपेंडिचर मेथड की होती है। ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, सीधे सीधे पूछे हैं। तो मैं बता रहा हूँ यूनिट नंबर 5th, कौन सी नंबर, यूनिट नंबर 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। कैसी हो जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद देख लेते हैं द सम ऑफ टोटल। अब देखिए द सम ऑफ टोटल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका मैंने एक चीज़ गलत लिखवा दी क्या, हाँ ये देखो ये गलत हो गया, गलती जल्दी जल्दी में। द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विस होता है वो प्रोडक्ट मेथड होता है, ना कि एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें आएगा एक्सपेंडिचर मेथड, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर में आएगा एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये आपके मेथड थे, वहाँ सीधा पढ़ लेना है, तो बहुत ही सीधे सीधे क्वेश्चन थे। अब आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक बुक है, क्या है, द पॉवर्टी एंड एन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक किसकी है, दादा भाई नौरोजी की है। किसकी है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को एक नाम से जाना जाता है, क्या है वो नाम, याद रख लेना, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इस नाम से जाना जाता है। और ये फर्स्ट क्या थे, फर्स्ट पर्सन थे। कौन से पर्सन थे, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे, ये फर्स्ट थे। तो इतना आपको याद रखना है। आप देखो ये क्वेश्चन कहीं भी उससे नहीं पूछा गया आपके सिलेबस से, ये बेसिक क्वेश्चंस है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन है द फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल टफ भी है इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे बेसिक इकोनॉमिक्स में पूछे जा रहे हैं। अगर आप अदर यूनिवर्सिटीज़ के देखो तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखना, इन चीज़ों को पढ़ के जाना। अब देखो क्या होता है, जो फर्स्ट इकोनॉमिस्ट थे कैलकुलेट करने वाले, वो कौन थे, वो वी राव थे। कौन थे, वी राव, जिनका नाम था विजेंद्र कस्तूरी रंगा। और इनका वी से क्या था, वी से था वरदराज, कुछ ऐसे था। तो इतना तो याद है मुझे, वीरेंद्र कस्तूरी रंगा, और इनका वी से वीरेंद्र राजा कुछ इस तरह करके और राव था। ठीक है, तो अब ये कौन है जिन्होंने फर्स्ट क्या करा, कैलकुलेट करा। अब आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको दादा भाई नौरोजी का नाम मिलेगा। अब दादा भाई नौरोजी का नाम जो मिलता है उसको अगर आप डीपली पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे और दादा भाई नौरोजी के बारे में डीपली पढ़ोगे, तो आपको कहीं भी ऐसा लिखा नहीं दिखेगा कि वो इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, देखो दो चीज़ें हो जाती है। पहला ये हो जाता है कि दादा भाई नौरोजी इकोनॉमिस्ट नहीं थे, वो क्या थे, पॉलिटिकल लीडर थे, राइटर थे, और उन्होंने इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज दिए हैं, पर वो इकोनॉमिस्ट नहीं थे। अगर हम इस बात को भी ना माने, इस बात को भी हम क्या कहते हैं कि भाई इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वो हो जाएगा, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स में तो हम पढ़ते हैं दादा भाई नौरोजी को, तो इसमें तो बहुत सारे वो हो जाएंगे कि लोग कहेंगे कि नहीं जी दादा भाई नौरोजी तो इकोनॉमिस्ट भी थे। तो सेकंड चीज़ ये हो जाएगी कि जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट किया था। क्या किया था, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे बुक्स में, अगर नेट पे भी देखते हो तो अच्छे से देखना, तो क्या होगा, दादा भाई नौरोजी फर्स्ट अटैम्प्ट थे किसको कैलकुलेट करने के लिए, फर्स्ट अटैम्प्ट। पर लेकिन जो अटैम्प्ट माना जाता है वो वी.के. राव का माना जाता है, और वो माना जाता है 1931 में। किसमें, 1931 में। सेकंड क्वेश्चन यही है, द फर्स्ट नेशनल इनकम कैलकुलेट ऑन द स्पेसिफिक बेसिक इन द ईयर। तो ये कौन सा है, 1931 एंड 32। अगर, और जो दादा भाई नौरोजी ने किया था वो किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था 1867 में। किसमें, 1867। अब मैं इसको डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं है ये, क्योंकि भाई इतना तो ज़रूरी था ही नहीं, हमें तो पहले सिलेबस ही सॉल्व करना था, अपना कंप्लीट करना था। उसके बाद देख लेते हैं, द नेशनल इनकम कमेटी वाज अपॉइंटेड इन 1949। अब जो नेशनल इनकम कमेटी थी, कौन थी, नेशनल इनकम कमेटी, अगर आप देखो
5 ईयर प्लान अगर आपने पढ़े हैं तो कौन है? पीसी महालनोबिस है। सीधा सीधा क्वेश्चन है। अब देखो एनएनपी मीन्स आपने पढ़ा है, अभी मैंने आपको दिखाया देता था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। एनएनपी, ये था एनएनपी मीन्स क्या था? जीएनपी में से माइनस क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन, और ये क्या था? मूल्यह्रास। तो क्या हो जाएगा? जीएनपी में से डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है, मूल्यह्रास। जीएनपी इसका आप खुद बताओगे अच्छे से, अगर पढ़ा है ना तो कमेंट करके बताना इसका किसका क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रमुख क्षेत्र के बीच, किससे? प्रमुख क्षेत्र के बीच परस्पर निर्भरता का सचित्र जो आपका क्या होता है, किसके बीच में? बिटवीन द मेजर सेक्टर के बीच में जब बात करते हैं तो कौन सा होता है? सर्कुलर फ्लो। मैंने आपको पढ़ाया नेशनल इनकम सर्कुलर फ्लो, ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, ये चीज़ थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फ्लोइंग विच इज द नॉट ऑफ द फैक्टर ऑफ पेमेंट, दोनों इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ पेमेंट नहीं है? देखिए रेंट क्या है? आपका फैक्टर ऑफ पेमेंट है, वेजेस भी है, इंटरेस्ट भी है, ये नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, क्या आ जाएगा? वेरिएबल इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस ओवर डिफरेंट सेक्टर आर नोन एज, देखो क्या पूछा है? द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस का फ्लो विभिन्न क्षेत्रों में वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अगर आपने पढ़ा है नेचुरल इनकम तो रियल फ्लो होता है। क्या होता है? रियल फ्लो। अब देखो आपको मैंने 28 क्वेश्चन कराए हैं। कितने क्वेश्चन कराए आज मैंने? 28 क्वेश्चन। ये भी वीडियो लंबी हो गई, मैं सोचा था इसे भी थोड़ी कम ही कर दूं, लेकिन ये भी 22 मिनट की हो गई है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन है? 28 क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन को मुझे डिस्क्राइब करना चाहिए था मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया, जिन क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि अलग वीडियो पड़ी है तो वहाँ से उसको देख लेना। अब देखो 28 क्वेश्चन कराए। 28 क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पार्ट आया है यूनिट नंबर 5 से। किससे? 5 से। और उससे कम पार्ट आया है यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर आपका मनी मार्केट वाली कौन सी है? मेरे ख्याल से 4th है, हाँ 4th है शायद, मनी मार्केट वाली, जिसमें मार्केट वगैरह पढ़ाई थी। तो ये आपकी यूनिट मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही मैं डेली 30 के करीब क्वेश्चन डेली कराऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, आ भी सकते हैं इनमें से। आप अच्छे से पढ़ते भी रहना, आपको मैंने बताया था मॉडल सब ले लेना, ऑब्जेक्टिव पढ़ते रहना उसमें, और जितना कुछ मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि अगर ये ऑब्जेक्टिव में निगेटिव मार्किंग तो है नहीं भाई आपके, तो कम से कम अगर आपको टॉपिक भी पता है, टॉपिक को थोड़ा बहुत भी समझते हो, तो आप थोड़ा बहुत तुक्का लगा के उस क्वेश्चन को सही कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहेगा, अच्छे से पढ़ते रहना और हमसे जुड़े रहिए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम कल को डालेंगे। मैं कोशिश करूँगा डेली वीडियो डाल दूँ, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।